everybody, this is Nidhi Sethi, your English educator, and today we are going to do a poem that is A Dust of Snow. एक छोटी सी समरी देख लेते हैं इस पोएम की जिसका नाम है Dust of Snow, which is written by Robert Lee Frost. And जब हम बात करते हैं Dust of Snow की, definitely उससे पहले हम थोड़ा सा पोएम को भी देखेंगे कि ये जो 8 लाइन की पोएम लिखी हुई है ये हमें क्या बताती है. तो let us read the poem first. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. आइए देखते हैं कि इस छोटी सी पोम के अंदर डस्ट ऑफ स्नो के अंदर हमें क्या मिलता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट 2 नेगेटिव एलिमेंट्स, पोएट ने 2 नेगेटिव एलिमेंट्स का यूज किया है. पहला है क्रो, एक काला कौवा. काले को देखते ही दिमाग में आ जाता है समथिंग इज बैड. तो यही माइंडसेट, यही पर्सपेक्टिव जो है पोएट कहते हैं हमें बदलना है. ये जो सोसाइटल नॉर्म्स या ये जो सुपरस्टिशियस बिलीफ हमने रख रखे हैं, ब्लैक कलर को देख के काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अरे बाप रे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने ही वाली है. लेकिन अगर किसी लड़की को या किसी लड़के को ब्लैक कलर की ड्रेस में देख लिया तो सीधा कहते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, या वाओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल और हैंडसम. तो ब्लैक को लेके कैसे कैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं जो लोगों के माइंड में होते हैं. तो यहीं से दैट इज व्हाई दिस इज द रीजन कि जो चीजें गलत बताती है, जैसे काला कौवा, जैसे ब्लैक कलर जो कि इनऑस्पिशियस होते हैं, जैसे कि हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस ट्री है, जो कि वेनेमनस ट्री है. तो ऐसे 2 नेगेटिव एलिमेंट का यूज करते हुए पोएट बताते हैं कि इन बैड ओमेन, इन इनऑस्पिशियस थिंग का यूज करते हुए कहते हैं क्रो शुक डाउन द स्नो फ्लेक. एक वो क्रो जो है उसके ऊपर पूरा का पूरा स्नो है बिकॉज दिस इज द थिंग ऑफ अ विंटर सीजन. तो यहां से पोएट किसी ना किसी रीजन से थोड़ा सा परेशान होते हैं और जब वो क्रॉस हो रहे होते हैं यहां से अकेले, तो एक ट्री जो कि हेमलॉक ट्री है उसके ऊपर एक नेगेटिव एलिमेंट जो कि क्रो बैठा है, वो अपने ऊपर काफी ज्यादा स्नो होते हैं, उसे शेक करता है और पोएट कोइंसिडेंटली वहां से नीचे से क्रॉस हो रहे होते हैं तो पोएट के ऊपर वहां पे स्नो के फ्लेक्स गिरते हैं. इसीलिए तो पोएम का नाम दिया गया है डस्ट ऑफ स्नो. जैसे छोटे पार्टिकल्स गिरते हैं वैसे नाम दिया गया है, स्नो फ्लेक्स गिरते हैं. तो जैसे ही ये स्नोफ्लेक्स गिर जाते हैं पोएट के ऊपर, तब कैसा फील होता है पोएट को. पोएट जो ऑलरेडी फिल्ड विद डिजेक्शन है, वो डिसअपॉइंटेड है, वो सैड है, वो डिस्पॉन्डेंट है, वो अनहैप्पी है. तो ऐसे केस में जब वो किसी ना किसी रीजन से वहां से क्रॉस कर रहे होते हैं विद दिस मूड, ये जो इंसिडेंट होता है ये पूरी तरह से एक प्रोफाउंड इफेक्ट क्रिएट कर देता है उनके हार्ट में, उनके माइंड में. ना ही सिर्फ उनके हार्ट में, इनफैक्ट कहां, पूरी माइंड में. अ चेंज of mood has given my heart a change of mood. तो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन थी जहां वो फिल्ड विद डिजेक्शन थे और इस इंसिडेंट होने के बाद पूरा का पूरा प्रोफाउंड इफेक्ट उनका मूड चेंज कर देता है. एंड व्हाट इज द थिंग, ही इज एबल टू चेंज हिज पर्सपेक्टिव. सो अल्टीमेटली इस 8 लाइन की पोएम में से हमें यह समझ में आता है कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट नेचर को रिफ्लेक्ट करते हुए कहते हैं कि छोटी छोटी चीजों से खुशियां ढूंढनी चाहिए. पर्पसली नेगेटिव एलिमेंट को यूज किया है, पर्पसली बैड ओमेन को यूज किया है, इनऑस्पिशियस थिंग को यूज किया है, एविल चीजों को यूज किया जिसके पीछे लोग अक्सर सोचते हैं कि कुछ ना कुछ गलत है. काले कौवे ने अपनी कोर्स वॉइस से कुछ सुना दिया तो हम बोलेंगे यू व्हाट अ बैड वॉइस. लेकिन यही अगर वहां पे कोई स्वान हो या फिर नाइटिंगेल हो तो विल बी एबल टू प्लीज दोस थिंग्स. तो यही माइंडसेट जो है दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. इफ यू आर पॉजिटिव यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ. इफ यू आर नेगेटिव यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट द नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ. एज सिंपल एज दैट. तो माइंड का पर्सपेक्टिव ही होता है सब कुछ, हर चीज को देखने का एक पर्सपेक्टिव है. दिस इज व्हाट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट टेल्स अस. अब बात करते हैं यहां पे कि ऑलरेडी वो सैड मूड में आ रहे थे तो कैसे चेंजेस आए उनके मूड के अंदर. तो क्या हम इन शब्दों का यूज नहीं कर सकते कि नेगेटिविटी थी, पहले पेसिमिस्टिक थे, उदास थे, डिसअपॉइंटेड थे, बैड साइड ऑफ द डे को खाली वो फोकस कर रहे थे, एविल सोच रहे थे स्क्रो के बारे और सारी चीजों के बारे, वो मेलंकली थे, दैट मींस सैड थे, मेलंकोलिक मूड था उनका. ये सारी चीजें बदल जाती है इनटू पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक, दैट मींस यू आर लुकिंग एट द ब्राइट साइड ऑफ द फ्यूचर. देन हम बात करते हैं एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट. जैसा सोचते हैं वैसा होता है. दैट इज व्हाट ही हैज बीन able to understand through the small particles of snow, through the small particles of this nature, कि nature has the power of healing everything. चाहे वो physical ailment हो, चाहे mental ailment हो, nature के पास power है कि वो हर चीज को heal कर सके. पहली बात
बात। दूसरे पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि छोटी छोटी चीजों से, स्मॉल मोमेंट से आप कैसे खुशियां ढूंढ सकते हैं। दैट इज वाई पूछा जब जाएगा पर्पसली ये क्रो और हेमलॉक ट्री, यही एविल एलिमेंट्स को, यही बैड ओमेन को, यही इनऑस्पिशियस थिंग को क्यों लिया, क्योंकि नथिंग इज इनऑस्पिशियस, बेसिकली एवरीथिंग इज गुड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव, हाउ यू सी द थिंग्स। अब बात करते हैं थोड़े से पोएटिक डिवाइसेस की। सो वी आर एबल टू सी अलिटरेशन। अलिटरेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स। तो जैसे हम देख रहे हैं हैज गिवन माई हार्ट, तो ये ह और ह रिपीट हो रहा है एक ही लाइन के अंदर, दो या दो से ज्यादा शब्दों में सिर्फ स्टार्टिंग में अगर कॉन्सोनेंट साउंड दिख जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अलिटरेशन। एंड सेव्ड सम पार्ट, तो यहां स और स रिपीट हो रहा है। सिंबॉलिज्म, बिल्कुल क्रो के अंदर, हेमलॉक ट्री के अंदर हमने सिंबॉलिज्म यूज किया है। फ्रॉस्ट ने पर्पसली सिंबॉलिज्म क्यों यूज किया? क्योंकि सिंबॉलिज्म का मतलब होता है एक ऐसे फिगर को यूज करना जहां हम उसके लिटरल मीनिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उसके फिगरेटिव मीनिंग की, नॉट अबाउट द लिटरल मीनिंग। तो जब हमने क्रो और हेमलॉक ट्री यूज किया तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्रो। क्रो से रिलेटेड फिगरेटिव मीनिंग क्या है? दैट अ पर्सन विल थिंक नेगेटिव, वो सैड होगा, वो डिजेक्टेड होगा, वो ग्लूमी मूड में होगा, वो डिस्पेयर होगा, राइट, वो सॉरो फील कर रहा होगा, इन ग्रीफ होगा। तो इन सब चीजों को रिफ्लेक्ट किया गया है। दैट इज व्हाई पर्पसली दीज टू नेगेटिव एलिमेंट्स हैव बीन यूज्ड, एंड इसे हम क्या कहेंगे? सिंबॉलिज्म। नेक्स्ट आ जाता है सिनेक्डोकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनेक्डोकी का मतलब होता है, पहले देखते हैं कहां लगा है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो क्या सिर्फ उनका हार्ट चेंज हो जाता है? नहीं, हार्ट का मूड चेंज नहीं होता है, पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। तो इसे कहते हैं सिनेक्डोकी। क्या मतलब हुआ? सिनेक्डोकी सेज कि जब हम होल को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी पार्ट का यूज करें या पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम होल का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव परचेज्ड अ सेट ऑफ व्हील्स। अ सेट ऑफ व्हील्स का मतलब कि मैंने चार चक्के खरीदे, पहिए खरीदे, इसका ये मतलब नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ मैंने कार खरीदी। या दैट इज अ नाइस पेयर ऑफ व्हील, पेयर मतलब दो, यानी बाइक, टू व्हीलर। तो पार्ट्स को यूज करके होल रिप्रेजेंट करना, दैट इज नोन एज सिनेक्डोकी। सो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, पूरी तरह से मूड चेंज हो जाता है, पूरी तरह से पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। किसका? पोएट का, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का। तो अबाउट द होल पर्सन वी हैव यूज्ड वन पार्ट, दैट इज हार्ट। नेक्स्ट आ जाता है इमेजरी। डेफिनेटली जब मैंने पोएम बोला, जब आपने पोएम पढ़ा, सुना, सो यू आर एबल टू विजुअलाइज एवरीथिंग इन योर माइंड, तो उसे कहा जाता है विजुअल इमेजरी। एंड जब आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर इस पोएम को देखेंगे, यू विल बी एबल टू सी कि कम पंक्चुएशन मार्क्स को यूज किया है। एंड ऑफ द लाइन में जब कम पंक्चुएशन मार्क को हम यूज करते हैं टू मेंटेन द स्मूथ फ्लो, टू मेंटेन द रिदम ऑफ द पोएम, उसको क्या कहते हैं? एन्चैम्पमेंट। अब सबसे बड़ा पोएटिक डिवाइस कहां यूज हुआ है? टाइटल के नाम में यूज हुआ है, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में कौन सी पोएटिक डिवाइस है? अब आपको वो मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन।